हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं 21 सितंबर गुरुवार का मॉर्निंग न्यूज़ पॉडकास्ट आज का दिन। मेरा नाम है खुशबू कुमार। राजस्थान में इसी साल के अंत में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों जो जल्दी टिकट देने की बात कर रही थी, अब कैंडिडेट अनाउंसमेंट में देरी कर रही है। तो कहाँ फंसी हैं ये दोनों पार्टियां और क्या इस देरी का कारण अंदर खाने की रार है? यहीं से शुरू करेंगे आज का पॉडकास्ट। फिर हरियाणा चलेंगे, जहां ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो के इंडिया अलायंस में शामिल होने पर कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज बताए जा रहे हैं। गठबंधन करके 2024 की राह आसान करना चाहती कांग्रेस के लिए अपने ही नेताओं की नाराजगी कितनी बड़ी चिंता है, पूछेंगे रिपोर्टर से। और भारत ने अगले गणतंत्र दिवस के लिए बतौर मुख्य अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया है। अमेरिकी राजदूत ने इसकी पुष्टि की है। तो क्या है दोनों देशों के संबंध के लिहाज से इस इन्विटेशन का महत्व? एक बातचीत इस पर भी होगी, लेकिन अभी सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस शुभम तिवारी से। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पास। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि 2 सांसदों जिनमें असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने विधेयक के खिलाफ किया वोट। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर होगी चर्चा, जबकि लोकसभा में चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धियों पर चर्चा संभव। भारत कनाडा राजनयिक विवाद। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा, जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आरोपों की जांच के पक्ष में अमेरिका। एनआईए ने खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ अभियान किया तेज। चरमपंथियों की लिस्ट जारी कर उन पर इनाम का किया ऐलान। जम्मू में पहली बार होगा एयर शो का आयोजन। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में एयरफोर्स की आकाश गंगा डेयर डेविल स्काई डाइविंग टीम और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम होंगी शामिल। और ईरान की संसद में विवादित बिल पारित। ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली लड़कियों और महिलाओं को अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान। इस साल की शुरुआत में राजस्थान कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां जल्दी कैंडिडेट्स अनाउंसमेंट की बात कर रही थी। लेकिन सितंबर बीतने को है और जब चुनाव को कुछ ही दिन बचे हैं, टिकट बंटवारा होना अभी बाकी है। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस से खबर आई थी कि पार्टी अपने एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर से निपटने के लिए 80 विधायकों के टिकट काट सकती है। लेकिन क्या इस कदम से असंतोष नहीं होगा? ये भी देरी का कारण हो सकता है एक। कुछ यही हाल बीजेपी का भी है। भाजपा भी यहाँ सीपी जोशी से लेकर वसुंधरा राजे तक के खेमे में बटी हुई है। टिकट बंटवारे में ये देरी कितना नुकसान पहुंचाएगी इन पार्टियों को, ये तो सामने आने में अभी वक्त है। लेकिन कारण क्या है इस देरी का, इसे समझने के लिए हमने बात की जयपुर में आज तक रेडियो रिपोर्टर देवांकुर वाधवान से। देवांकुर, सबसे पहले तो एक एक करके दोनों पार्टियों के बारे में ही समझ लेते हैं। पहले कांग्रेस के बारे में आप बताइए कि कहाँ फंस गई है कांग्रेस, जबकि गहलोत ने तो कहा था कि हम जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी थी। करीब 4 साल कांग्रेस में बड़ी ही प्रोमिनेंटली गुटबाजी रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी ऐसी रही कि दोनों तरफ से पब्लिकली एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप झेलने पड़े। क्या कुछ नहीं कहा गया सचिन पायलट को गद्दार, निकम्मा, नकारा कहा गया। जो पायलट गुट के नेता हैं, जिसमें वेद प्रकाश सोलंकी हैं, मुकेश भाकर हैं, और भी कई नेता हैं और भी कई नेता जिसमें राजेंद्र गुड़ा शामिल हैं, इन्होंने गहलोत गुट के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया गहलोत सरकार के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद राजेंद्र गुड़ा की बर्खास्तगी हो गई। तो देखिए, गुटबाजी रही है, पर पिछले अगर आप 1-1.5 महीने की बात करें तो गहलोत सरकार और जो है वो एकजुट लेकर चलने की कोशिश कर रही है। पायलट और गहलोत दोनों की तरफ से कुछ कोशिशें की गई हैं कि पब्लिकली ऐसे बयानों को ना दिया जाए, और चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक ज्यादा संयमित तरीके से आगे बढ़ रही है और कांग्रेस में ज्यादा कोशिश इस तरफ हो रही है कि एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाया जाए। आज भी मैंने सचिन पायलट से एक्सक्लूसिवली बातचीत की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी डिवीजन नहीं है, जो डिवीजन हैं वो बीजेपी में है। कांग्रेस राजस्थान में अपने खजाने जो है वो फूक के रखना चाह रही है। इसी महीने में राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों का दौरा प्रस्तावित है। ये 23 सितंबर को जयपुर आ सकते हैं। यहाँ पर शिलान्यास इनका एक जो कांग्रेस की एक नई इमारत है उसका करने का इनका प्रस्तावित है।
हो सकता है कि उसके जल्द बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर दे राजस्थान के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। जी, और अब बीजेपी पर आते हैं। खेमेबाजी तो वजह नहीं है कि भाजपा उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस की ही तरह? अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने मध्य प्रदेश में जो 230 की विधानसभा है उसमें से 39 उम्मीदवारों की सूची पहले जारी कर दी थी। उसके बाद ये हुआ कि वहां पर विरोध के स्वर उठने लगे, विद्रोह हुआ। शायद वो वजह है कि भाजपा राजस्थान को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहती। दूसरी बात ये है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे जो कि भाजपा की तरफ से 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है प्रदेश की, वो एक वॉलेटाइल नेता मानी जाती है। वो क्या कदम उठा सकती है, पहले ही माना जा रहा था कि वो नाराज चल रही हैं। 2 समितियां जो कि भाजपा ने राजस्थान के मद्देनजर बनाई थी, एक तो चुनाव प्रबंधन समिति और दूसरी संकल्प पत्र समिति, दोनों में वसुंधरा को कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। और उसके बाद जो परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही थी भाजपा, जो कि 2 सितंबर से शुरू हुई थी, वहां पर ज्यादातर जगहों पर वसुंधरा राजे नदारद रही हैं। जब पार्टी के बड़े नेता आ रहे थे, भले ही वो जेपी नड्डा हो, उनके दौरे के दौरान तो वसुंधरा मौजूद रह रही, पर जब वैसे स्थानीय नेता मौजूद रह रहे थे तो ज्यादातर जगहों पर वसुंधरा राजे ने यात्रा में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। और झालावाड़, जहां से वो सुनकर आती हैं, झालरा पाटन जो क्षेत्र है, जब यात्रा झालरा पाटन पहुंची, वहां पर भी झालावाड़ में भी वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी। तो ये एक बड़ा पार्टी के लिए एक विकट प्रश्न है कि राजस्थान में किसी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करें या ना करें। अगर करते हैं तो हो सकता है कि और धड़े जो हैं वो नाराज हो जाएं, और अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे और ज्यादा नाराज हो जाएं। दिवांकुर, आपने जो फैक्टर्स बताए इन दोनों पार्टियों में वो प्रॉब्लमैटिक तो है, लेकिन टिकट बंटवारे में ये जो देरी है, क्या वो देरी भी है या नहीं? नुकसान कितना हो सकता है? देखिए, ये कहना कि नुकसान होगा कि नहीं होगा पार्टियों को, और देरी भी हुई है या नहीं हुई, ये शायद कहना, क्योंकि अभी तक देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। कहा ये पहले जा रहा था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर के पहले 10 दिन में हो सकता है, और फिर बाद में सुनने में आया कि हो सकता है कि सितंबर 30 से पहले तारीखों का ऐलान हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा देरी कर दी है पार्टियों ने अपनी टिकटों की घोषणा करने में। पर ये जरूर है कि अगर आप मध्य प्रदेश से कंपेयर करके देखें तो मध्य प्रदेश में कई दिनों पहले ही पहली सूची जो है वो भाजपा जारी कर चुकी है। कांग्रेस की तरफ से ये सूत्रों के कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश को लेकर पहली सूची जो है वो 100 उम्मीदवारों की हो सकती है। तो राजस्थान में क्यों भाजपा ने नहीं जारी की, ये सवाल बनता है। पर ये भी है कि जो परिस्थितियां और जो समीकरण राजस्थान में है वो मध्य प्रदेश से भिन्न है, और शायद वही कारण है कि जिसकी वजह से राजस्थान में भाजपा जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवांकुर। राजस्थान से अब हरियाणा चलते हैं। कांग्रेस एक तरफ गठबंधन करके 2024 की राह आसान करने की कोशिश में है, लेकिन यही गठबंधन हरियाणा में उसकी मुसीबत बन गया है। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के इंडिया अलायंस में एंट्री की बात चल रही है, लेकिन पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भड़क गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हुड्डा ने इसे लेकर पार्टी के केंद्रीय लीडरशिप के सामने नाराजगी भी जताई है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से पूर्व सीएम अपने बेटे और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि अभी सीधे तौर पर तो हुड्डा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये बात वो ज़रूर कह रहे हैं कि उनके राज्य में कांग्रेस अकेले ही जीत सकती है, उन्हें किसी से भी गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है हुड्डा की इस नाराज़गी की वजह, और इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन करने की संभावना उन्हें क्यों परेशान कर रही है? जानने के लिए हमने बात की चंडीगढ़ में आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल से। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही साफ कर चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और उनका दावा इसलिए है कि उनको लगता है कि बाकी जो सहयोगी दल हैं उनका जो वोट शेयर है वो काफी कम है। आप बात आम आदमी पार्टी के ले लीजिए, 0.36% वोट शेयर है। अब इंडियन नेशनल लोकदल का वोट शेयर भी काफी गिरा है इतने सालों में, वो जेजेपी और आईएनएलडी के बीच में बंट गया है। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है।
हालांकि उन्होंने मंच पर या सार्वजनिक तौर पर यह भी कहा है कि वो स्वागत करते हैं कि इस तरह का गठबंधन बना है, इससे विपक्ष मजबूत होता है, लोकतंत्र के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, अच्छा है। लेकिन वो पक्षधर हैं कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। वहीं आईएनएलडी की अगर बात करें तो आईएनएलडी के नेता पहले तो इंडिया ब्लॉक के गठबंधन को लेकर कुछ कहते नहीं थे, लेकिन अब आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया है कि अगर उनको इसमें शामिल होना होगा तो उनको ना कांग्रेस से आपत्ति है, ना आम आदमी पार्टी से आपत्ति है। इसका मतलब ये कि अब इशारा आईएनएलडी की तरफ से साफ है कि वो इंडिया ब्लॉक ज्वाइन करने के लिए सहमत है और अब फॉर्मल इनविटेशन की दरकार है, क्योंकि सुने में आया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आईएनएलडी और अकाली दल के नेताओं के संपर्क में हैं, उनको बाकायदा निमंत्रण भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अब अभय चौटाला की बातचीत से ये साफ है कि आईएनएलडी अब मुक्त कंठ से इंडिया गठबंधन को स्वीकारने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है और गठबंधन को ज्वाइन करना चाहता है। इसका बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है तो कांग्रेस के साथ मिलकर ये सभी चुनौती दे सकते हैं। मंजीत जी, हरियाणा के पॉलिटिकल इक्वेशन को मैं थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ। कैसा है इनेलो का जनाधार और जो दावा हुड्डा कर रहे हैं कि किसी गठबंधन के बगैर भी कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, उसमें कितना दम है? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों से शासन करती आई है और अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो फिर सबको एकत्र होना होगा। ये फॉर्मूला विपक्ष ने तय किया, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस फॉर्मूले को हरियाणा में एटलीस्ट मानने को तैयार नहीं। देखिए, कांग्रेस सक्षम है या नहीं है इस पर तो बहस नहीं हो सकती, क्योंकि अमूमन तौर पर ऐसा होता है कि जो पार्टी ज्यादा देर तक शासन करती है, सत्तारूढ़ होती है, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का लगभग 2 टेन्योर्स होने को आए और इस बीच में एंटी इनकम्बेंसी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। निश्चित तौर पर ऐसे स्थिति में जो विपक्षी दल होते हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है, कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिल सकता है, उसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल होने के नाते बीजेपी के खिलाफ लोगों की नाराजगी हो सकती है कई मुद्दों पर, और वहीं जननायक जनता पार्टी से भी नाराजगी हो सकती है। तो इस गठबंधन की इतने लंबे शासन के बाद निश्चित तौर पर कुछ खामियां होंगी, जिसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस सत्ता में लौटने के सपने देख रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का अपना जो संगठन है वो भी कह लीजिए खेमेबाजी में उलझा हुआ है। वहीं कुमारी शैलजा अपनी अलग तरह से राजनीति करती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग तरीके से राजनीति करते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी अब थोड़ा सा अलग राह पर कई बार दिखाई दिए। तो कांग्रेस की बड़ी चुनौती संगठन को के बीच में एकता कायम करना है, एकजुट नजर आना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पास्ट में करते आए, लेकिन फिर भी उनके कई विरोधी हैं जो शायद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस में। यही कांग्रेस की बड़ी कमजोरी है। लेकिन अगर आप बात करें आज की तारीख में, कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे चुनावी वायदे हैं जो नहीं हुए, एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है, और जो दूसरे सहयोगी दल है, आम आदमी पार्टी ले लीजिए, आईएनएलडी ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं अगर हम आधार बनाएं हमारे इस एनालिसिस का वोट बैंक, तो पिछड़े हुए हैं। दावे सभी करते हैं कि हम इस सरकार बनाएंगे, तो लेकिन फिलहाल एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए, दूसरे दलों की जो मत शेयर है उसको देखते हुए कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत सहगल। कनाडा भारत के बीच पिछले 3 दिन से चल रही गर्मा गर्मी के बीच एक और खबर कल आई, और वो ये कि 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मुख्य अतिथि हो सकते हैं। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कल इसकी जानकारी दी। उनका कहना था कि G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसका न्योता दिया था। एरिक गारसेटी के भारत में अमेरिकी राजदूत बन के आने की कहानी भी चर्चा में रही थी, क्योंकि बाइडेन के आने के लगभग 2 साल तक भारत में कोई अमेरिकी राजदूत था ही नहीं।
पिछले साल बाइडेन ने एरिक गारसेटी को नियुक्त किया था। ऐसा कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना था कि रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध से अमेरिका और भारत के संबंध बोझिल हुए हैं। लेकिन ये न्योता और उस पर अगर व्हाइट हाउस से सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तो अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में ये नया समीकरण बन सकता है। क्या है इस न्योते के मायने और बाइडेन का भारत को लेकर अब तक जो अप्रोच रहा है उसके लिए कितनी अहमियत रखता है, पूछा मैंने जेएनयू में इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। देखिए, ये कनाडा वाला इशू और यूएस प्रेसिडेंट को रिपब्लिक डे में इनविटेशन का इशू, ये दो मसले हैं। और कनाडा और भारत के साथ ये बहुत पुरानी एक कूटनीतिक लड़ाई चल रही है, जिसका जो कनाडा अब तक इस पर ध्यान नहीं देता आया था और कनाडा ने अब तक किसी न किसी तरह इस बात को दबाने की कोशिश की थी या सीरियसली नहीं लेने की कोशिश की थी, तो वो उससे रिलेटेड नहीं। हालांकि व्हाइट हाउस ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इस एलिगेशन को, यानी कनाडा के इस एलिगेशन को कि वहां भारतीय एजेंसियों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है उनके संप्रभुता के या उनके देश के अंदर, उसको उन्होंने सीरियस कहा है, कोट अनकोट। तो लेकिन उससे कनाडा और इसको एक साथ नहीं जोड़ सकते। ये तो एक परंपरा रही है भारत की, जो जहां हम चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे में गणमान्य व्यक्तियों को बुलाते हैं और खासकर राष्ट्राध्यक्षों को, तो उसी परंपरा की एक आगे बढ़त हो रही है इसमें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके पहले भी, यानी आज से पहले भी, जब G20 की शिखर सम्मेलन हो रहा था, उस समय भी जो बाइडेन के बारे में कहा जा रहा था कि वो आएंगे 26 जनवरी के परेड को में चीफ गेस्ट रहेंगे। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि क्वाड के चारों लीडर भी उस समय उपस्थित रहेंगे 26 जनवरी की परेड के आसपास। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि उसके कई कारण थे। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा कारण जो था कि उस समय इनके अपने एंगेजमेंट्स बहुत हैं, और जैसे ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डे भी 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो जाहिर है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं रह सकते। हो सकता है अमेरिका का कांग्रेस का सेशन चलता रहे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरह से बातें बढ़ रही हैं, लगता है ये बात सीरियस है। और जो बाइडेन या अमेरिका के राष्ट्रपति करीब 9 साल बाद 2015 में बराक ओबामा चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे में, उसके बाद आएंगे। अमिताभ जी, इस न्योते के बहाने ही अगर मैं जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें भारत अमेरिका के संबंधों की बात करूं तो इसे अच्छा रखना क्यों ज़रूरी है, खासकर अमेरिका के नज़रिए से? देखिए, अमेरिका और भारत के संबंध हमेशा बनते बिगड़ते रहे। अगर पिछले 75 साल के भारत का इतिहास देखें तो, या भारत अमेरिका के संबंधों को देखें तो, लेकिन इस समय अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरी है कई मामलों में। एक तो एक बहुत बड़ा बाजार है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, और हम इस कोशिश में भी लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारत में चीजें लाइसेंस लेके प्रोड्यूस की जाए, जो मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव भी है। उसके अलावा जो जिस तरह के भूसामरिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसमें भारत का महत्व बढ़ जाता है। एक तो चीन के खिलाफ भी, या जो क्वाड बना है उसमें भारत की मजबूत दावेदारी और सदस्यता है। तो भारत और अमेरिका के संबंधों की बुनियाद जो है वो ठोस होती जा रही है, खासकर सिविल न्यूक्लियर अकॉर्ड जो यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था उनके दूसरे टर्म में। उसके बाद से अब तक निरंतर ये ऊंचाई ही ले रहा है। उसमें कोई हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें कोई अवनति हो रही, सिर्फ प्रगति ही हो रही है। और धीरे धीरे ये और होगा। जिस तरह की कूटनीतिक जिम्मेदारियां भारतीय डिप्लोमेसी के पास है, वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका से क्लोज आना चाहेगा। लेकिन ये शर्त भी रहेगी कि भारत को G20 और साउथ के देशों का एक महत्वपूर्ण प्रवक्ता के रूप में वेस्टर्न वर्ल्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमसे बातचीत करने के लिए। और अब नजर डालते हैं देश विदेश के अखबारों की सुर्खियों पर। शुभम तिवारी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। चलिए देश के अखबारों से शुरू करते हैं। क्या हैं सुर्खियां? गुड मॉर्निंग।
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास, 2029 चुनाव से पहले कोटा लागू होने की उम्मीद, अमित शाह का ये बयान हिंदुस्तान अखबार के पहले पन्ने पर मौजूद है। लोकसभा में मौजूद कुल 539 सदस्यों में से 454 ने समर्थन में वोट दिया, जबकि 2 सांसदों ने विपक्ष में मतदान किया। वहीं 83 सदस्य वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे। लोकसभा से पारित होने के बाद 33% आरक्षण वाला ये बिल अब राज्यसभा में जाएगा और यहाँ आज सुबह 11 बजे से 7.5 घंटे इस विषय पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर यहाँ पर भी वोटिंग होगी। राज्यसभा से पास हो जाने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा, लेकिन इसके अमल में आने के लिए जनगणना और परिसीमन का इंतजार करना होगा। लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का एक बयान जनसत्ता अखबार पर है। उन्होंने कहा है कि सांसदों को जो संविधान के प्रति दी गई उसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द है ही नहीं, जबकि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस पर कहा है कि प्रति में संविधान की प्रस्तावना का मूल संस्करण है और ये शब्द चूंकि बाद में संवैधानिक संशोधनों के बाद इसमें जोड़े गए थे इसलिए शामिल नहीं है। और आईसीसी रैंकिंग जारी हुई है शुभम, ये खबर मैं भास्कर पर पढ़ रही हूँ और इस रैंकिंग में वनडे के नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज बन गए हैं। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ सिराज को 6 विकेट लेने का जो फ़ायदा है वो इस रैंकिंग में मिला है। और दूसरी बात है, जो भारतीय बैटर हैं शुभमन गिल, वो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के और करीब आ गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस पर खुशबू एक खबर है, कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या वाले मसले पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा के उस स्टैंड का समर्थन किया है जिसमें निज्जर की हत्या से जुड़े मामलों की जांच के लिए कनाडा ने भारत से सहयोग की मांग की थी। वहीं मणिपुर में 5 मैती युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। दैनिक जागरण पर यह खबर है, इन पर सेना की वर्दी पहनने और हथियार लूटने का आरोप है। इन पर यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं और इनकी रिहाई के लिए मणिपुर में महिलाओं के एक बड़े समूह ने प्रदर्शन शुरू किया है। दैनिक भास्कर अखबार पर एक खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुद्दों पर सुनवाई की तारीख तय की है। अवैध प्रवासियों की नागरिकता पर 17 अक्टूबर और लोकसभा विधानसभा में SC/ST रिजर्वेशन पर 21 नवंबर को सुनवाई होगी। वहीं खालिस्तानी आतंकी पन्नू का एक बयान जो है वो कई अखबारों में है। मैं द एशियन एज के हवाले से बता रहा हूँ। उसने कहा है कि कनाडा सिर्फ खालिस्तानियों का हिंदू भारत लौटे। उसने 2 वीडियो जारी किए हैं और उसमें वैंकूवर, ओटावा और टोरंटो में भारतीय दूतावास को बंद कराने की धमकी दी है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में पढ़ रही हूँ, सदन में वोट के बदले नोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो सुनवाई करेगी और ये बेंच ये तय करेगी कि अगर सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेते हैं तो क्या तब भी उस पर इसलिए मुकदमा नहीं चलेगा कि उसे विशेषाधिकार मिले हैं। तो 1998 में नरसिम्हा राव मामले में दिया गया जो फैसला है वो सांसदों को मुकदमे से छूट देता है। तो जो बेंच है वो इसी फैसले पर दोबारा विचार करने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात की जाए, बीबीसी के हवाले से एक खबर, तो ईरान की संसद ने एक ऐसा विवादित बिल पारित किया है जो अगर कानून बन जाता है तो यहाँ ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली लड़कियों और महिलाओं को अधिकतम 10 बरस की सजा हो सकती है। पिछले साल 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद देश में ऐसी महिलाओं और लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ी है जो अब हिजाब नहीं पहनती हैं। मौजूदा समय में तो व्यवस्था ये है कि अगर कोई ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है तो उसे 10 दिन या फिर महीने 2 महीने की सज़ा होती है, लेकिन अब इस सज़ा को 5 से 10 बरस तक बढ़ाने की कोशिश है। वहीं अल जज़ीरा के हवाले से खबर, कल हमने बताया था कि किस तरीके से अर्मेनिया और अजरबैजान में नागोर्नो काराबाख को लेकर जंग जैसी सूरत बन रही है, लेकिन 24 घंटे के बाद ही एक सीज फायर का समझौता हुआ है रूस की मदद से और इस समझौते के बाद अर्मेनिया में एक प्रदर्शन का नया दौर शुरू हो गया है जिसमें वहां प्रदर्शनकारियों का मानना है कि अर्मेनिया की सरकार अजरबैजान के सामने झुक रही है। वहीं रॉयटर्स पर खबर है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित किया है और यहाँ उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है वह इनइफेक्टिव यानी कि अप्रभावी हो गई है इस कारण क्योंकि रूस को वीटो पावर उपलब्ध है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप छीनने की मांग की है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित किया है और कहा है कि यूक्रेन की मदद अमेरिका करता रहेगा। तो ये कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स में देखी पढ़ी जा रही हैं। 21 सितंबर की तारीख इतिहास की गलियों में क्यों आबाद है, आइए ये भी जान लेते हैं।
आज ही के दिन साल 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। और आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है। 1994 से हर 21 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। साल 2000 में भारत और ब्रिटेन के बीच बेहतर संबंध के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। तो इसी के साथ वक्त हो गया है आज का दिन पॉडकास्ट यहीं खत्म करने का। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। हमारा पता है radio@aajtak.com। शो प्रोड्यूसर है रोहित अनिल त्रिपाठी। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। खुशबू कुमार के साथ थे आप। अब आपसे अगली मुलाकात 10 बजे के न्यूज बुलेटिन में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।